हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो मैं फिर से आप सभी बच्चों की बहुत ही डिमांड पर एक केमिस्ट्री का सेशन लेकर के आया हूँ, जिसमें 1 से 25 तक के प्रश्न को हम कंप्लीट करेंगे। और जितने भी हमारे वनडे एग्जाम है, इन सभी वनडे एग्जाम में ये प्रश्न याद रखना बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ते चलें सभी बच्चे। ठीक है बच्चे, चलिए। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मोटिवेट कर दूं आप लोगों को, क्योंकि सभी बच्चे लगभग डिमोटिवेट हो चुके हैं, मुझे पता है। ठीक है कि अंदाजे से मत मापिए किसी की हस्ती को, अंदाजे से मत मापिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। तो किसी की हस्ती को अंदाजे से मत मापना, क्योंकि आपको पता है कि कितना तूफान उसने अपने अंदर भर के रखा हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बेटा, तो हम इसी के साथ अपनी इस क्लास को शुरू कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लीन फ्यूल। क्लीन फ्यूल का उदाहरण कौन सा है, आपको बताना इनमें से। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि हमारे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन की बात यदि हम करें तो हमारे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन के कंपाउंड होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पहला होता है सेचूरेटेड, और दूसरा होता है हमारे पास अनसेचुरेटेड। एक सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड, या एक को बोलते हैं संतृप्त और दूसरे को बोलते हैं असंतृप्त। संतृप्त और दूसरे को बोला जाता है असंतृप्त। अब होता क्या है, जो संतृप्त होते हैं जब इनको हम जलाते हैं, तो बर्न करने के बाद ये कौन से कलर की फ्लेम देगा, तो याद रखना ये ब्लू कलर की फ्लेम देगा। और जो भी ब्लू कलर की फ्लेम देते हैं वो सारे के सारे क्लीन फ्यूल होते हैं, वो कभी भी धुआं नहीं देते। बट अनसेचुरेटेड की बात करें तो इनको जलाएंगे तो ये येलो फ्लेम विद ब्लैक स्मोक, यानी काले धुएं के साथ ये जलता है। और जब भी ये काले धुएं के साथ देगा तो ये याद रखना ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। कौन सा, एयर पॉल्यूशन, यानी ये धुआं देगा। अब धुआं देगा तो पॉल्यूशन होगा ही। अब सेचुरेटेड के अंदर हमारे कौन कौन से आते हैं, तो सेचुरेटेड में आता है हमारा एक ही कंपाउंड एल्केन। और जब हम अनसेचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें दो कंपाउंड आते हैं, एल्कीन और दूसरा आता है एल्काइन। तो याद रखना एल्केन सेचुरेटेड, एल्कीन और एल्काइन अनसेचुरेटेड होते हैं। और एल्केन जो होते हैं वो सारे के सारे क्लीन फ्यूल होते हैं। तो आपको छांटना इनमें से एन, तो यहां पर आपको नजर आ रहा है एन, तो इसका हमारा राइट आंसर होगा प्रोपेन। आपको बता दूं कोक, पेट्रोल और वैक्स ये सारे के सारे पेट्रोलियम के पार्ट होते हैं। किसके, पेट्रोलियम के। और लगभग पेट्रोलियम जो होते हैं हमारे वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनको जलाने पर ये धुआं देता है। इसीलिए याद रखना वो कभी भी क्लीन फ्यूल नहीं देगा, वो हमेशा प्रदूषण पैदा करेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्योंकि देखो बेचा, मैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से कि एक प्रश्न का मतलब एक ही प्रश्न नहीं, उसके इर्द गिर्द में बनने वाले जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम इजीली सॉल्व कर जाएं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। ठंडे जल के साथ कौन सा भी क्रिया नहीं करता है। तो यदि आपको रिएक्टिविटी सीरीज की बात याद हो तो रिएक्टिविटी सीरीज को आप लोग याद रख लेना, आपको पता चल जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज की बात आपको याद करवाने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया है। वो ट्रिक यदि आपको नहीं पता है तो आप जाकर के शॉर्ट वीडियो में ढूंढ सकते हो, आप लोगों को मिल जाएगा। वहां मैंने आपको बताया काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ। तो एक बार यदि ध्यान से देखो तो कैल्शियम, जैसे देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि चाहे ठंडा जल हो चाहे गर्म जल हो, सभी के साथ बड़ी आसानी से अभिक्रिया कर जाते हैं। बट यदि मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ रिएक्ट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। और ठंडे जल के साथ ये जो नीचे वाले मटेरियल नजर आ रहे हैं ये भी रिएक्ट नहीं होंगे, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी वेरी लो होती है। ये लो रिएक्ट होते हैं, बहुत ही कम रिएक्ट करते हैं, किसी के साथ आसानी से ये रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं।
और ये रेडियो एक्टिव आप सभी लोगों को पता है अपने अंदर से कुछ रेडिएशन फॉर्म करते हैं, रेडिएशन निकालते हैं, रेडिएशन। और जब ये रेडिएशन निकालते हैं तो किस फॉर्म में, तो अल्फा के फॉर्म में, बीटा के फॉर्म में और गामा के फॉर्म में। तो बॉक्साइट तो ये हमारे पास ये एल्युमिनियम का है बेटा, क्वार्ट्ज तो है नहीं और फिल्टर भी नहीं है। तो यहाँ पर पिच ब्लेंड हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि पिच ब्लेंड से क्या निकाला जाता है बेटा, इसे यूरेनियम निकाला जाता है। ये यूरेनियम का एस्क है, तो हमारा राइट आंसर होगा डी। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो हमें वो ढूंढना है जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बराबर है। तो देखते हैं भाई, तो मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है मैग्नीशियम के पास कोई इस पर चार्ज नहीं लगा हुआ है, तो इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। और इस आर्गन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा, इस सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर यदि 11 होता है तो इसके पास 11 है, कितने हैं, 11। और इसने किसी को क्या कर दिया, एक दे दिया, तो कितने बच्चे रह गए इसके पास, 10। ऑक्सीजन के पास होता है 8 और इसने किसी से, ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10। अब एल्युमिनियम कितने नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 13। और ये कितने नंबर पर आता है, 17, तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 17। अब पोटेशियम के पास कितने होते हैं, पोटेशियम आता है हमारा 19 नंबर पर और 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को लूज कर दिया, तो 17 इलेक्ट्रॉन बच गए। और सोडियम के पास एटॉमिक नंबर है 11, तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन इसने भी किसी को दे दिया, तो इसके पास कितने बचे रहेंगे, 10। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बट ये हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऐसे तत्व छांटे हैं जिनके इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो या तो Na+ और O2- यही हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बाइंडर। बाइंडर का मतलब होता है बेटा मिक्सर के रूप में, हम पेंट के अंदर, किसके अंदर, पेंट के अंदर यूज करते हैं एक केमिकल का जिसका नाम है टाइटेनियम ऑक्साइड। टाइटेनियम ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ बाइंडर इन अ पेंट। जितने भी पेंट होते हैं बाइंडर के रूप में यूज किया जाता है। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, तो पहले ऑक्जेलिक एसिड के यदि हम फार्मूले की बात करें तो HOOC और उसके बाद HOOC सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है COOH और इसी के साथ जुड़ा होता है क्या, H2O। कितना, 2H2O। तो यदि एक्चुअली इसका फार्मूला देखें तो देखो हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 4, यानी C2H2O4.2H2O। ये इसका फार्मूला हो गया। तो बेटा जब हम इसका निकालेंगे, क्या इसका हम मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में क्या होता है, एक्स फैक्टर। अपॉन में एक्स फैक्टर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एसिड है तो एसिड बेसिसिटी और बेसिड है तो एसिसिटी। तो अब यहाँ पर एसिसिटी की बात करेंगे, बेसिसिटी की। अब देख लेते हैं यहाँ पर कितने हैं, तो ध्यान से देखो भाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट जब हम निकालेंगे तो कार्बन के एक एटम की बात करें तो कार्बन के एक एटम का 12 होता है और कार्बन का 2 एटम है। कार्बन के कितने एटम है, 2। इसी तरह से हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2। ऑक्सीजन के कितना होता है बेटा, 16 होता है और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4। और प्लस में 2 और 18, ये हो जाएगा 18 जो वाटर का होता है। तो 12 2 जा 24, प्लस में ये हो गया 2, प्लस में ये 64 और प्लस में ये 36। सबको यदि हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 6 में 4 जोड़ा 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 की 6, कैरी लगा 1, 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 10 10 10 और 2 कितने हो गए, 12, यानी 126। इतना यूनिट जो आ गया बेटा वो इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर वेट। अब एक्स फैक्टर आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर हमारे पास 2, तो इसके पास एक्स फैक्टर की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, 2। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर देंगे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 126 और एक्स फैक्टर की वैल्यू कितनी आई है 2। इसको डिवाइड करेंगे 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 यानी 63। कहाँ है, ऑप्शन सी में 63 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। जो भी रिएक्शन यहाँ दी गई है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है और फेरस आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और आयरन उसकी जगह पर आ जाता है। क्योंकि हमें पता है कि आयरन इज द मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। आयरन इज द मोस्ट रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर इज द लेस रिएक्टिव, कॉपर इज द लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू। इसी के बिहार पर यहाँ पर एक रिएक्शन बन जाती है जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
इस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हिंदी में हम इसको बोल देते हैं, हिंदी में हम इसको क्या बोल देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आयरन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है, आयरन रिड्यूस कर रहा है किसको बेटा, कॉपर को, ये सही है। द सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन इन कलर आफ्टर द रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इसका सॉल्यूशन जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, और जैसे कॉपर को रिमूव करके उसकी जगह पे आयरन आ जाएगा तो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट बन जाएगा, ये ग्रीन कलर का बदल जाएगा। कॉपर इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, अब देखो ये बात मैं तो पहले बता दिया, कॉपर इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू आयरन, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन इसके अंदर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसने बोला इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल गलत है, जो आपको चूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, वो आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। अब ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, तो ऐसे एसिड जिनको हम बोलते हैं नेचुरल एसिड, प्राकृतिक अम्ल, या ऐसे एसिड जिनके सोर्स जो होते हैं वो हमारे खाने पीने के होते हैं। जैसे यदि हम बात करें फ्रूट्स, फलों की बात करूं, यदि मैं बात करूं वेजिटेबल्स तो ये वेजिटेबल्स की बात करें, यदि मैं बात करूं कर्ड, दही, तो इन सब चीज़ों में जो भी एसिड होगा वो ऑर्गेनिक एसिड होगा जिसे हम खाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं, उन सभी को बोला जाता है ऑर्गेनिक के अलावा मिनरल एसिड। तो देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द मिनरल एसिड, ये मिनरल एसिड है। नाइट्रिक एसिड इज द मिनरल एसिड। एसिटिक एसिड और एसिडिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये भी हमारा मिनरल एसिड है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा है कौन सा वो है जो बताओ ऑर्गेनिक एसिड है, तो ऑप्शन सी यानी एसिडिक एसिड इज द ऑर्गेनिक एसिड। अगला सोप, सोप इज सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ, सोप जो होता है वो किसका सोडियम पोटेशियम सॉल्ट होता है, तो सोडियम इज द सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ किसका होता है, आप लोगों को पता है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ किसका होता है। तो आप लोगों को एक बात पता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो सोप होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यदि मैं परमानेंट सोप की बात करूँ तो परमानेंट सोप मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं, किसके, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट होते हैं। बट मैग्नीशियम और कैल्शियम के किसके सॉल्ट होते हैं, तो ये क्लोराइड के एंड सल्फेट के सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड और सल्फेट के सॉल्ट होते हैं। तो देखो बेटा ये हैस्टिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड, ये सारे के सारे हमारे क्लोराइड और सल्फेट के आयंस होते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर राइट आंसर डी रहेगा, ऑल ऑफ द अबव। अगला प्रश्न है, वन ऑफ द मेन्स कॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन इन सिटीज is emission from the vehicles like car and trucks. Car emits various pollution which are bad of human health when inhaled like, ये कहता है कि हमारे शहरों के अंदर जितने भी पॉल्यूशन है उन पॉल्यूशन के होने का मेन सोर्स हम किसको मानते हैं, मेन सोर्स हम मानते हैं व्हीकल्स को। लेकिन जब भी व्हीकल्स जलता है तो व्हीकल्स के अंदर ईंधन तो पूरी तरह से जल नहीं पाता है और उस ईंधन का जब अपूर्ण दहन होता है तो वो ईंधन कई प्रकार की गैसें निकालती है। सबसे पहले नाइट्रोजन ऑक्साइड, सबसे पहले हम कौन सी गैस निकालेंगे बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वो गैस निकालता है। दूसरी बात यदि हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकालेगा वो, और CO2 भी प्रोड्यूस करेगा वो। तो 1, 2, 3 और बेंजीन वो कभी भी नहीं निकालेगा, ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल उचित आंसर है, 1, 2 एंड 3, ये उसका हिंदी वर्जन है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है, हैव एन एटम ऑफ कार्बन हैज 6 प्रोटॉन, इट मास नंबर इज 12, हाउ मेनी न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन अ एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के पास कितने न्यूट्रॉन है आपको बताना है। तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक मास 12 है। जो किसी का एटॉमिक नंबर होता है वो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसके पास बेटा, 6। प्रोटॉन की संख्या कितनी है इसके पास, 6। यदि मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 6। और यदि न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 6, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों को मिलाकर के कितना बनाना है, 12। तो 6 यदि प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, बी, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द कॉमनली यूज्ड हाउस होल्ड आइटम्स रिलीज्ड बायोस्फिनॉल।
विच ऑफ द एंडोक्राइन डिस्टर्ब बैड फॉर द ह्यूमन हेल्थ। ये कहता है कि इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जिनको हम अपने घरों में यूज करते हैं और घरों में यूज करने के पर्पज से ये हमारे एंडोक्राइन, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड है, उस एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करता है। तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करने वाले सिस्टम जो होते हैं वो सारे के सारे पॉलीमर के बने होते हैं, बोले तो पॉलीमर या पॉलीथीन के बने होते हैं। तो ये पॉलीमर और पॉलीथीन के कौन से पार्ट होते हैं वो हम देख देते हैं। स्टील बिल्कुल नहीं बेटा, स्टील बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक कप ये बिल्कुल सही है, कहते हैं कि प्लास्टिक के कप के अंदर कभी भी चाय नहीं पीना चाहिए। अगला है एल्युमिनियम, ये भी गलत है क्योंकि एल्युमिनियम स्टील जितने भी हमारे मेटल होते हैं ये मेटल उतनी इजीली हमें कभी भी कोई रोग पैदा नहीं करते हैं, क्योंकि पहले के लोग मेटल के अंदर ही खाना खाया करते थे। अब लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार प्लास्टिक को उन्होंने अपना लिया है, बट प्लास्टिक इज द बैड फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो प्लास्टिक वाटर कवरेज बोतल ये भी बिल्कुल सही है। तो नंबर 2 और नंबर 4 ये दो ऐसे मटेरियल है जो मानव के एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करने के मेन रीजन माने गए हैं। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल नेम ऑफ द बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा का यदि मैं फार्मूले की बात करूं तो इसका फार्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिनको और हम कई नामों से जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये किसका होता है? सोडियम कार्बोनेट ये वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। किसका होता है बेटा? वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है। तो ये गलत हो गया हमारा। पोटेशियम बाइकार्बोनेट ये भी नहीं है हमारे पास, पोटेशियम कार्बोनेट ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। देखो एनहाइड्राइड का मतलब होता है उसके अंदर पानी का ना होना। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस से पानी को रिमूव कर दिया जाता है तो उसे एनहाइड्राइड के नाम से बुलाया जाता है। किसके नाम से? एनहाइड्राइड। तो इसमें से वो कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसमें वाटर को ऐड कर देने से वो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पर यदि हम नाइट्रिक एसिड की बात करते हैं, HNO3 की बात करते हैं, तो ये HNO3 हमारा कैसे बनेगा? तो याद रखना ये होता है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, और प्लस में यदि हम इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिला दें, कितना वाटर के मॉलिक्यूल्स को मिला दें? तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स है, नाइट्रोजन का यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा 2 बैलेंस करने के लिए। अब नाइट्रोजन का हाइड्रोजन का 2 है यहाँ पर, और नाइट्रोजन का भी 2, नाइट्रोजन भी 2 और हाइड्रोजन भी 2, बट ऑक्सीजन 5 और 1 6, ऑक्सीजन 6, ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। When a solid is heated, it turns to directly into a gas. This process is called. अब देखो, जब भी किसी भी सॉलिड को हम गर्म करेंगे और वो सॉलिड डायरेक्टली हमारे गैस में कन्वर्ट हो जाए, विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, या इसे उद्रुपातन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर गैस। इनमें से कौन सा वाटर गैस है ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जल गैस है? तो जल गैस का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस में उसके अंदर हम क्या मिला देते हैं? वाटर। तो इसी को बोला जाता है जल गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये हमारा जल गैस कहलाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लास वेसल इज फिल्ड विद वाटर टू द रिम एंड अ लीड इज फिक्स्ड टू इट्स टाइटली। ये कहता है कि उसका कैप टाइटली से पैक कर दिया गया, देन इट इज लेफ्ट इनसाइड अ फ्रीजर फॉर द आवर्स एंड व्हाट एक्सपेक्टेड टू द हैपन्स। अब आपको पता है कि यदि कोई ये बोतल है और इस बोतल के अंदर हमने क्या कर रखा है बेटा? इस बोतल के अंदर यदि हमने पानी भर रखा है, और पानी जैसे हम भरोगे और जैसे आप इसको कूल करोगे यानी ठंडा करोगे, तो सडनली इसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, वाटर और वॉल्यूम बढ़ने से हो सकता है कि ये बोतल जो है वो क्रैक हो जाए, टूट जाए। वाटर फ्रीज टू आइस एंड द लेवल ऑफ द आइस कम डाउन। नहीं बेटा, इसका लेवल जो है वो बढ़ेगा तभी तो ये टूटेगा, तो ये गलत है। द वाटर इज ग्लास वेसल सिंपली फ्रीज टू आइस। ये कहता है कि सिंपली फ्रीज, केवल वो फ्रीज हो जाएगा, ये भी गलत है। द ग्लास वेसल ब्रेक ड्यू टू द एक्सपेंशन एज वाटर फ्रीज टू आइस। बिल्कुल सही है। ये कहता है कि जैसे ही
पानी बोतल के अंदर जमेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, और उसका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा, जिसके कारण उसकी दीवारों पर एक वो फोर्स लगाएगा और वो क्रैक कर जाएगा बोतल। द वाटर डज नॉट फ्रीज एट ऑल, ये भी हमारा गलत आंसर है। तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यदि हम देखें तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सपोज यू हैव 4 टेस्ट ट्यूब लेवल एज A, B, C and D कंटेन प्लेन वाटर, B कंटेन सॉल्यूशन। ये देखो यहाँ पर सभी में दिया गया है। ए के अंदर क्या दिया गया बेटा, तो ए के अंदर ए कंटेन्स प्लेन वाटर, इसके अंदर नॉर्मल वाटर दिया गया है। और बी के अंदर क्या दिया गया है, बी के अंदर दिया गया है एल्केलाई मेटल। और सी की बात करें तो सी के अंदर क्या कोई एसिड भरा गया है, और डी के अंदर क्या भरा गया है, डी के अंदर सोडियम क्लोराइड भरा गया है। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी एसिड के अंदर फिनोल्फथिलीन को मिलाते हैं तब जाकर के ये कौन से कलर में बदल जाएगा, पिंक कलर में बदल जाएगा। तो कौन सा है, ऑप्शन सी जिसमें एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20। मैटर अराउंड अस कैन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट नेमली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्रेसिबिलिटी। अब आप लोगों को पता है कि किसको इजीली कॉम्प्रेस किया जा सकता है, लिक्विड को, ठीक है, कॉम्प्रेस यानी संपीड़ित। तो कॉम्प्रेस हम सॉलिड को कंप्रेस, किसे कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लिक्विड को बहुत ही डिफिकल्ट है, और गैसों की कॉम्प्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो गैस की कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा, उससे कम लिक्विड की और सबसे कम किसकी है बेटा, सॉलिड की है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर। अब पानी के अंदर कौन सा ऑक्साइड डिसॉल्व होता है, तो पानी के अंदर याद रखना सोडियम ऑक्साइड एंड पानी के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये डिसॉल्व हो जाते हैं। और ऐसे मटेरियल जो पानी में डिसॉल्व हो जाएं उन बेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, उनको एल्केलाई के नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड हमारा नजर आ रहा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूटेड HCl टू प्रोड्यूस H2। ये कहता है कि इनमें से कौन सा केमिकल है जो डाइल्यूटेड HCl से रिएक्ट करके कभी भी H2 नहीं देगा। तो याद रखना एल्युमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम ये तो देगा, बट इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है, इसलिए मरकरी कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid at a atmospheric pressure is called its melting point. The melting point of the solid is an indication of। तो किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमें क्या इंडिकेट करता है, पहला ऑप्शन दे रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये बिल्कुल गलत है। मॉलिक्यूलर मास, ये भी गलत है। मॉलिक्यूलर साइज, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए ही हमारा इसका बिल्कुल उचित आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। स्विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड्स विल नॉट गिव हर सूटी फ्लेम। तो अभी मैंने शुरुआत में बताया था सूटी फ्लेम जो देते हैं वो सारे के सारे हमारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जो हमारे या तो एल्कीन ग्रुप के होंगे या फिर एल्काइन ग्रुप के होंगे। ये कहता है कि कौन सूट नहीं करेगा, तो वो हमारा एल्केन होगा। वो कौन होगा बेटा, एल्केन। एन वाला यहाँ से छांट लो, कहाँ एन, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, हेक्सेन। ये हमारा लास्ट और अंतिम का प्रश्न है दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड्स टू एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द हीटिंग इज नॉट करेक्ट। ये कहता है कि किसी भी मेटल को जब हम हीट देते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, बिल्कुल सही है। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है, जो गलत है। एन आइस मेल्ट इट एक्सपेंड यूनिफॉर्मली अप टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये कहता है कि जब किसी भी बर्फ को हम गर्म करते हैं, उसके अंदर तापमान को बढ़ाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस तक वो क्या होता है, एक्सपेंड होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होती है बेटा, 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी मैक्सिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी यदि मैक्सिमम होती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है। तो जैसे जैसे बर्फ पिघलता जाता है तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम होता जाता है, और यदि वॉल्यूम कम होगा तो वो फैलेगा थोड़ी ना, वो सिकुड़ेगा। तो ये हमारा गलत है। मर्करी थर्मोमीटर वर्क्स यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंशन ऑफ, बिल्कुल सही। जो मर्करी होता है वो इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है कि जैसे तापमान उसको मिलेगा तो ज़्यादा एक्सपेंड होगा, ज़्यादा फैलेगा।
स्मॉल गैप इज केप्ट बिटवीन टू रेल ऑफ द एक्सपेंशन ड्यू टू द हीटिंग, ये भी बिल्कुल सही है। रेलवे के दो ट्रैक के बीच में हल्का सा हम गैप छोड़ देते हैं, क्यों? ताकि उसके अंदर एक्सपेंशन आ जाए। अगला ऑप्शन डी, द लेंथ ऑफ द मेटेलिक वायर इंक्रीज व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज, जब भी मेटल वायर को हम गर्म करते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ए जो है उसका बिल्कुल उचित आंसर है। एक लास्ट का और एक अंतिम का हमारा प्रश्न है दोस्तों, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू सैचुरेटेड 1 मोल बेंजीन, 1 मोल बेंजीन को सैचुरेट करने के लिए कितने हाइड्रोजन की मोल की रिक्वायरमेंट होगी? तो बेंजीन का मतलब है C6H6। अब आपको पता है C6H6 को क्या करना है? स्टोर करना है। तो कहने का मतलब है हर कार्बन के पास और हाइड्रोजन के पास एक एक आपको हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, तभी इसकी वैलेंसी पूरी होगी। तो कार्बन कितने इसके अंदर? 2 हैं। कार्बन कितने इसके अंदर? 2 है। तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हमें हाइड्रोजन के यहाँ लगाने ही पड़ेंगे। तो अब यहाँ से कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बेटा? C6 और H कितना हो जाएगा? 12। और इसी को हम बोलते हैं साइक्लो, इसी को हम बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन के नाम से बुलाएंगे। अब एक कार्बन, देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, सारे के सारे हो जाएंगे। पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, और ये 1 2 3 4 5, अच्छा इसमें 6 होने चाहिए। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, और ये छठा कार्बन। एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ कार्बन, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब आपको पता है इसको बैलेंस करने के लिए हर जगह पर कितने हाइड्रोजन चाहिए? पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, पांचवा हाइड्रोजन। अब आपको पता है कि हाइड्रोजन पहले इसके पास कितने थे? 6। अब कितने हो गए? टोटल 12। तो इसका मतलब में 6 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। 6 हाइड्रोजन का कितने मोल? यानी 3 मोल। देखो H2 का मतलब है 1 मोल, तो 3H2 का मतलब है 3 मोल। तो कौन सा है? ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही और राइट आंसर है। चलिए बेटा, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे के क्वेश्चनों को या नेक्स्ट सेट में आप लोगों के सामने बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा, और ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बिल्कुल ओरिएंटेड रहेगा। तो सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।